हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका सनराइज एकेडमी में। कैसे हो? तैयारी कैसे चल रही है आपकी? तो आरएस के एग्ज़ाम आ रहे हैं और अपन है वो इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ रहे थे, जिसमें वो अपन ने जो अपना है वो दूसरा चैप्टर चल रहा है कृषि। कृषि है वो एक चैप्टर कृषि, जो दूसरा चैप्टर है वो काफ़ी ब्रॉड है। मतलब इन सबसे जितने भी चैप्टर है 10-11 चैप्टर है आर्थिक समीक्षा में, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है वो ये दूसरा चैप्टर है। तो ये कृषि की अपनी है वो ये तीसरी क्लास है। और आज अपन वो पढ़ेंगे जो पशुपालन से संबंधित जो योजना है और कृषि के जो उप क्षेत्र है इसके बारे में। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कृषि के उप क्षेत्र यानी कि जैसा कि अपन ने देखा था कृषि के उप क्षेत्र में क्या क्या आता है। आपने वो जो पिछली पहली क्लास थी कृषि में, उसी में देखा था यानी कि कृषि के उप क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो इसमें है वो पशुपालन, मत्स्य, वानिकी, ये सब देखा था। कृषि के है वो उप क्षेत्र के बारे में आज देखेंगे अपन। जैसे इसमें है वो पशुपालन, सबसे बड़ा सेक्टर पशुपालन, और इसका है वो योगदान भी कृषि में सबसे ज़्यादा है पशुपालन का। फिर गोपालन, पशुपालन, गोपालन, फिर मत्स्य यानी मछली पालन, फिर वानिकी, और फिर सहकारिता। इनके बारे में अपन देखेंगे आज, यानी कि इनकी समझ में कौन कौन सी योजना वो चल रही है, इन सब के बारे में आज की अपनी वो क्लास रहेगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पशुपालन से। पशुपालन यानी कि टोटल है वो पशु गणना के अनुसार हमारे राजस्थान में कितने पशु है, कितने कुक्कुट है, कितने मतलब भारत का कितना प्रतिशत है वो पशुधन है वो हमारे राजस्थान में है। इसके बारे में अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कृषि का उप क्षेत्र है पशुपालन। पशुपालन की बात करें तो जो पशु गणना हुई थी 2019 में, 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी, उसके अनुसार है वो हमारे जो राजस्थान में है वो 568 लाख है वो पशुधन है। 568 लाख है वो कुल पशुधन है। और उसमें और जो कुक्कुट है वो है वो 146 लाख है वो कुक्कुट है। टोटल पशुधन की बात करें तो पशुधन कितने हैं? 568 लाख। किसके अनुसार? पशु गणना 2020 में हुई, 2019 में 20वीं पशु गणना 2019 में हुई थी। उसके अनुसार है वो कुल पशुधन कितने हैं? यहाँ कुल पशुओं की संख्या कितनी है अपन है राजस्थान में? तो 568 लाख टोटल पशु है। और अपन देखेंगे ये भारत का कितना प्रतिशत है। हमारे राजस्थान में भारत के कितने प्रतिशत पशु है? तो है वो 10.60% है वो भारत के। मतलब भारत में यदि 100 पशु है तो उनमें से 10 पशु अपने राजस्थान में। भारत के 10.60% पशुधन है वो अपने राजस्थान में है। और इसी के साथ बात करें कि कुक्कुट कितने हैं? कुक्कुटों की संख्या कितनी है, यानी कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी पालन कुकड़े, उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी है वो 146 लाख। और साथ में ये भी ध्यान रखें कि जो कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है, कुक्कुट मुर्गी पालन के लिए जो प्रशिक्षण दिया था कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है वो अजमेर में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है वो? अजमेर में कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है अजमेर में। तो ये ध्यान रखें। कुल पशुधन 568 लाख, और जो भारत का है वो 10.60% है। और उसमें वो कुक्कुट यानी मुर्गी है वो जो 146 लाख है मुर्गी। अब इसमें बात करें पशुधन में भी अपने वो वर्गीकृत करके देखें कि इसमें वो गाय गोवंश का कितना प्रतिशत है, भारत का कितना प्रतिशत गोवंश है वो अपने राजस्थान में है, और कितनी प्रतिशत भैंस और राजस्थान में है, ऊँट कितने प्रतिशत है। इसके बाद वर्गीकृत करके देखें तो अपन है वो देखते हैं कि गोवंश सबसे पहले देखें। गोवंश अपन देख रहे हैं भारत के संदर्भ में, भारत के प्रतिशत यानी कि भारत के टोटल 7% है वो गोवंश अपने राजस्थान में। गौ माता गौ है वो गोवंश कितने? 7%। और उसके बाद अपन बात करें जो भेड़ कितनी है? तो भेड़ है वो 11%। ऐसे याद रखें कि जो भेड़ें होती है वो लाइन से चलती है, तो ऐसे वो 11%, आप ऐसे याद रिलेट करके रख सकते हो। फिर अपन बात करें कि भेड़ होगी, फिर है वो भैंसों का कितना प्रतिशत है? तो भैंस है वो 14% है। 14% है वो भैंसों की संख्या है। और 12%, भैंस है वो 12% है। और है वो बकरियों का कितना प्रतिशत है? भारत में टोटल भारत की है वो अपने 14% बकरी है वो राजस्थान में। टोटल है वो भारत की 14% बकरियों की संख्या है वो
राजस्थान में 14%। और उसी के साथ अपन बात करें ऊँट, ऊँट कितने हैं, तो ऊँट तो सबसे ज़्यादा अपने राजस्थान में ही है, और ऊँट है वो 84%। 84% ऊँट है वो, भारत के 84% ऊँट है वो अपने राजस्थान में है। तो ये अपने बात की कि जो पशुपालन है उसमें 20वीं गणना पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन है वो 568 लाख है, और अपने भारत का प्रतिशत है वो 10.60% है भारत के। और उसमें कुक्कुट कितने हैं, तो 146 लाख कुक्कुट है, और कुक्कुट प्रशिक्षण केंद्र है वो अजमेर में ही स्थापित है। और अपन बात करें पशुधन को भी है वो वर्गीकृत करके देखें तो गोवंश 7%, भारत का 7% गोवंश है वो राजस्थान में है, और 11% भेड़ राजस्थान में, 12% भैंस और बकरियों की संख्या 14% है भारत का, और वो ऊँटों की संख्या है वो 84% है। तो ये अपने वो पशुधन को वर्गीकृत करके देखा। अब अपन देखते हैं कि जो पशुधन से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में देखते हैं। और हाँ, थोड़ी एक मतलब जो पिछली वाली क्लास थी उसमें वो, क्योंकि इसमें थोड़ा डाटा ज़्यादा है तो चीज़ें थोड़ी इधर से उधर हो जाती है, तो कृपया वो सही कर लें, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। जैसे कि कुसुम योजना का पूरा नाम मैंने बताया था, जो कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान योजना, तो उसमें कृषि की जगह किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान है कुसुम योजना। और एक था वो सावित्रीबाई फुले महिला सशक्तिकरण जो योजना है, महिला सशक्तिकरण योजना है। उसमें यदि कोई महिला कृषक महिला 50,000 रुपये, मैंने 50,000 तक बोला था, उसमें वो 50,000 से अधिक की राशि यदि वो है वो अपनी उपज का है वो जो मूल्य अपने खाते में प्राप्त करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डायरेक्ट अपने खाते में प्राप्त करती है, तो उस महिला को डीबीटी के माध्यम से कितने रुपए दिए जाते हैं, डीबीटी के माध्यम से वो 1,000 रुपये उसके खाते में डायरेक्ट डाल दिए जाते हैं। 50,000 से अधिक की राशि है वो अपने खाते में या अपनी उपज का वो मूल्य प्राप्त अपने डायरेक्ट खाते में करने पर 1,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। और एक तो वो कुसुम योजना वो बता दिया मैंने। और फिर है वो जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग प्रसंस्करण उद्योग है, लघु सूक्ष्म उद्योग प्रसंस्करण जो है वो जो योजना थी, उसके बारे में एक थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी मुझसे, जिसमें वो 3 वर्ष के लिए वो यदि कोई कृषि उत्पादों का वो प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद, कैसे प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों का यदि निर्यात करता है तो उसको वो 3 वर्ष के लिए कितने रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख की जगह 15 लाख, यानी कि 15 लाख रुपए उनको वो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। यदि कोई जैविक जो प्रसंस्करण प्रोडक्ट होते हैं उसका यदि निर्यात करता है तो उसको 3 वर्ष के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और यदि 300 किलोमीटर की दूरी पर यदि कोई फल फूल सब्जियों का यदि परिवहन करता है तो उसको है वो 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी कल त्रुटि हो गई थी, उसको है वो आप सही कर लेना। और जो ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना है, इसका जो है नोडल विभाग वो है वो कृषि विपणन बोर्ड है, कृषि विकास बोर्ड नहीं, कृषि विपणन बोर्ड है वो इस योजना का, यानी कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का जो नोडल विभाग बनाया गया है वो है वो कृषि विपणन बोर्ड है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। अब अपन जो पशुपालन से आज की क्लास पर आ जाते हैं। पशुपालन से संबंधित जो योजना है महत्वपूर्ण, वो है वो कौन कौन सी पशुपालन विभाग द्वारा योजना चलाई जा रही है वर्तमान में, उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन। राष्ट्रीय पशुधन मिशन इस योजना के अंतर्गत है इस योजना के अंतर्गत जो किसान होते हैं या फिर जो पशुपालक होते हैं उनको है वो अल्पकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से इनको है वो अल्पकालिक ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। जो पशुपालक है वो अपना छोटा मोटा उद्यम स्थापित कर सके, उसी के पर्पज से ये योजना चल रही है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। यानी कि इसमें वो उद्यमिता के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, उद्यमिता के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। और ये वो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से दिया जाता है। और इसी के अंतर्गत इसी योजना के अंतर्गत भेड़ और बकरी के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। नस्ल सुधार प्रदर्शनी का है वो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वो भेड़ व बकरी नस्ल सुधार प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। इसी के अंतर्गत प्रदर्शनी
इसी के अंतर्गत भेड़ और बकरियों की जो नस्ल को सुधारने के लिए भी इसी योजना के अंतर्गत है वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये थी राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना। इसमें वो महत्वपूर्ण तो ये है कि किसानों को या फिर जो पशुपालक है उनको अपना उद्यम स्थापित करने के लिए अल्पकालिक ऋण दिया जाता है। इसी का मेन पर्पज जो है वो यही है। अब अपन बात करें अगली जो योजना है, इसमें वो अगली जो योजना है कामधेनु बीमा योजना, और इसमें वो 100 यदि टोटल केंद्र और राज्य का अनुपात कितना, तो 60:40। इसमें वो केंद्र और राज्य का अनुपात है वो इसी के अंतर्गत इसमें है, ठीक है, 60:40। ये वो केंद्र और राज्य का अनुपात है 60:40 केंद्र राज्य, और ये 9 जिलों में वो चलाई जा रही है। कितने जिलों में? 9 जिलों में। भेड़ और बकरी नस्ल सुधार कार्यक्रम 9 जिलों में चलाई जा रही है। और राज्य जो केंद्र राज्य वित्त पोषण का जो अनुपात है वो 60:40 है। और इसका जो मेन पर्पज है वो किसानों को उद्यमिता स्थापित करने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड किया जाता है। अब अपन देखते हैं जो दूसरी योजना है कामधेनु बीमा योजना। जो दूसरी योजना है कामधेनु बीमा योजना, महत्वपूर्ण जो योजना है पशुपालन से संबंधित वो देख रहे हैं, जो पशुपालन विभाग द्वारा चलाई जा रही है कामधेनु बीमा योजना। इसमें क्या होता है, तो इस योजना के अंतर्गत जो कामधेनु बीमा योजना, इस योजना के अंतर्गत वो प्रत्येक परिवार में अधिकतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है। यानी कि प्रत्येक परिवार में अधिकतम कितने पशु? 2 दुधारू पशु, गाय भैंस। और इसके लिए वो 40,000 तक का वो निःशुल्क बीमा किया जाता है। कितने वो? प्रति परिवार, यानी कि प्रत्येक परिवार के अधिकतम कितने पशु? अधिकतम 2 पशु। अधिकतम 2 पशु कैसे? दुधारू पशु होना चाहिए। दुधारू 2 पशुओं के लिए ये वो योजना चल रही है, जैसे गाय भैंस। और इसमें वो बीमा कितने रुपए का है? तो 40,000 रुपये का प्रति पशु है वो। यदि उस पशु की है वो अकालिक मृत्यु हो जाए तो फिर है वो पशुपालक की जो मालक है या जो पशुओं के मालिक है उनको है वो ये जो बीमा की राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। 40,000 तक का है वो प्रति पशु, और एक परिवार में अधिकतम 2 पशुओं के लिए वो कामधेनु बीमा योजना है वो चलाई जा रही है। फिर अपन है वो एक और है जो जैसे कि स्वास्थ्य, अपने बात करें स्वास्थ्य सेवा के लिए जो 108 होती है नंबर, तो उसी प्रकार है वो पशुओं के लिए वो मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की गई। पशुओं के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा, वो उसके कितने नंबर है? जैसे मनुष्य के लिए वो 108 नंबर है, तो इसी के तर्ज पर है वो पशुधन के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा। और उसके वो जो नंबर है वो है कितनी? 1962 1962। जैसे 108 मानव स्वास्थ्य के जो सर्विस है उसके नंबर 108, तो इसी प्रकार है वो इसी तर्ज पर है वो पशुधन मोबाइल वेटनरी सेवा का है वो 1962 नंबर है। इस नंबर पर कॉल करके वो पशुधन का वो इलाज करवाया जा सकता है। तो ये तो पशुधन मोबाइल वेटनरी सेवा। अब अपन जो अगली योजना है वो है नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना। यानी कि नंदी गौशाला स्थापित करने के लिए लोगों का वो सहयोग के माध्यम से गौशालाओं की स्थापना करना। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना, नंदी गौशाला, इसका पर्पज है वो जो आवारा पशु है तो उनको है वो संरक्षण दिया जाए, उसकी इसी योजना से इसी पर्पज से ये योजना चलायमान है। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना। नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना, इसमें वो सरकार की सहायता से और जो स्थानीय लोग हैं उन जन सहभागिता उनकी सहायता से वो नंदी गौशाला स्थापित की जाएगी। और इसमें वो कितना है वो वित्त अनुपात कितना है, तो इसमें वो सरकार द्वारा मतलब सरकार के द्वारा वित्त पोषण कितना किया जाएगा, तो वो 90:10, यानी कि सरकार द्वारा वित्त पोषण किया वो कितना 90, यानी कि 90% तो सरकार देगी और 10% जो स्थानीय लोग हैं जन सहभागिता उनसे वो सहायता लेकर है वो नंदी गौशालाओं की स्थापना की जाए, ताकि जो आवारा है पशु उनका है वो संरक्षण दिया जाए और उसको है वो एक आवास मिल सके। तो उसी पर्पज से ये चल रही है नंदी गौशाला जन सहभागिता योजना।
और इसमें वो इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत टोटल कितनी नंदी गौशाला स्थापित की गई, तो 16 जो नई है वो नंदी गौशाला, नई नंदी या फिर नंदी गौशाला लिख लेते हैं, नंदी गौशाला स्थापित की जा चुकी है न्यू इस योजना के तहत। और इसमें अब सरकार की कितनी है वो हिस्सेदारी, तो 90:10 यानी कि 90 सरकार देगी और 10 रुपये वो जन सहभागिता के माध्यम से जुटाए जाएंगे। इसी योजना का ये जो मेन पर्पज है वो नंदी गौशाला का स्थापना करना के जो मेन पर्पज है वो नंदी यानी कि आवारा पशुओं को संरक्षण देना। अब इसके जो आगे की योजना है वो अपन देखते हैं, जो देवनारायण आवासीय योजना, देवनारायण आवासीय योजना जो कि वो 2020 में शुरू की गई थी। देवनारायण आवासीय योजना, इसमें है वो पशुपालकों को एक साथ दूध का उत्पादन यानी कि संकलन, विपणन और है वो संकलन, विपणन और संवर्धन तीनों है वो एक साथ एक स्थान पर है वो। ये देश की ऐसी पहली योजना है जिसमें तीनों सुविधाएं एक साथ प्रोवाइड करवाई जाएगी एक ही जगह पर। तो योजना का नाम क्या है, देवनारायण आवासीय योजना, देवनारायण आवासीय योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई, शुरुआत इस योजना की हुई 2020 में। इस योजना की शुरुआत कब हुई, 2020 में। और इस योजना के तहत है वो किसानों को तीनों सुविधा या किसानों या पशुपालकों को तीनों सुविधा एक साथ, जो दूध का संकलन, विपणन और जो प्रोसेसिंग होती है प्रसंस्करण या संस्करण, तीनों सुविधा एक साथ। संकलन किसका, दूध का संकलन और फिर विपणन और प्रसंस्करण या संस्करण, तीनों सुविधा के एक ही मंच पर है वो पशुपालकों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। किस योजना के माध्यम से, देवनारायण आवासीय योजना, देवनारायण आवासीय योजना 2020 में शुरू हुई थी। और इसमें वो किसानों को एक ही मंच पर तीनों सुविधा एक साथ है वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर और ये देश की ऐसी पहली योजना है जिसमें वो तीनों जो सुविधाएं वो एक साथ प्रोवाइड करवाई जा रही है। देश की ऐसी पहली योजना देवनारायण आवासीय योजना। फिर वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, पशुओं के लिए, पशुधन के लिए, स्वास्थ्य की है वो सुरक्षा के लिए है वो निःशुल्क दवा योजना जो चल रही है, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो योजना का नाम क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2012 में। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2012 में। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2012 में। और इसमें है वो प्रत्येक जिले में, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में पशुधन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, औषधि केंद्र। और है वो निःशुल्क है वो निःशुल्क दवा जो पशुओं का मतलब निःशुल्क दवा प्रोवाइड करवाई जा रही है इस योजना के माध्यम से, जो कि 2012 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, प्रत्येक जिले में पशुधन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं इस योजना के अंतर्गत। अब अपन देखें कि जो एक भारत सरकार द्वारा चल रही योजना फूट एंड माउथ डिजीज, जो पशुओं के जो मुंह संबंधित और जो खुरों में जो रोग होते हैं उसके संबंधित जो एक योजना चल रही है, फूट एंड माउथ डिजीज, फूट एंड माउथ डिजीज। जो ये योजना भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार की शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। और इसमें वो भारत सरकार की योजना है 90:10 के अनुपात में है वो जो है वो वित्त पोषण है। फूट एंड माउथ डिसीज यानी कि पशुओं के जो संबंधित, पशुओं के मुंह और खुर से संबंधित जो रोग होता है उसको वो ठीक करने के लिए या उसको सही करने के लिए एक योजना चल रही है जिसका नाम है फूट एंड माउथ डिजीज। और ये भारत सरकार की योजना है जिसको 2010 में वो इस योजना की शुरुआत की गई थी। और जो इसमें जो वित्त पोषण है, वित्त पोषण कितना है, 90:10 तो उसमें था। इसमें वो वित्त पोषण का जो अनुपात है फूट एंड माउथ डिजीज में, इसमें कितना है, जनरली वही 60:40, ये है वो रेशियो 60:40। फूट एंड माउथ डिजीज में भारत सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है वित्त पोषण में, तो 60:40, ये थी वो फूट एंड माउथ डिजीज योजना। फिर अब जो अगली योजना है वो है वो गौशाला, जो गौशाला होती है उसको है वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक योजना चल रही है
गौशाला को, जिसके माध्यम से गौशाला है उनको है वो आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो उस योजना का नाम है गौशाला बायोगैस संयंत्र, जिसमें वो गौशाला बायोगैस योजना ऐसा लिख सकते हैं, गौशाला बायोगैस योजना, बायोगैस योजना। या इसमें वो क्या है, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना, गौशाला में बायो गैस संयंत्र स्थापित करना ताकि वो कुछ ऊर्जा उत्पादन कर सके और गौशाला है वो इस मामले में आत्मनिर्भर बन जाए। तो इस योजना का उद्देश्य है वो गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। इस योजना का उद्देश्य क्या है, गौशाला को आत्मनिर्भर बनाना। और इसमें वो जो राशि वो कितनी दी जाती है राज्य सरकार द्वारा, इसमें वो राशि है वो, इसमें जो राशि दी जाती है वो या तो योजना जो लागत है, कुल लागत जितनी भी कॉस्ट आई है उसका 50%, 40%, और या फिर अधिकतम कितनी राशि दी जाएगी, अधिकतम है वो 50 लाख, अधिकतम 50 लाख रुपए वो दी जाएगी। या फिर जो जितनी कॉस्ट आई गौशाला में, जो इस योजना के तहत गौशाला में बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कब, कहाँ पर है वो, गौशाला में। और प्रत्येक गौशाला में कितने बायो संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, प्रत्येक गौशाला में एक है वो बायोगैस संयंत्र प्रत्येक गौशाला में स्थापित की जाएंगी। और उसकी जो कॉस्ट आएगी उसका है वो 40% है वो सरकार देगी। इसका जो जितनी भी कॉस्ट आएगी, या फिर अधिकतम जो भी राशि या अधिकतम है वो गवर्नमेंट के द्वारा 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनमें से जो भी कम हो वो है वो सरकार के द्वारा दी जाएंगी, या तो लागत का 40% या फिर है वो अधिकतम 50 लाख रुपए तक की सरकार रुपये वो देगी, ताकि वो गौशाला को बायोगैस या ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। तो ये थी गौशाला बायोगैस संयंत्र योजना। सॉरी, इसमें वो जो गौशाला की लागत है वो ये तो एक्सचेंज हो गया थोड़ा सा, यहाँ पर है वो अधिकतम यहाँ पर 50% और यहाँ पर 40 लाख। लागत का 50%, लागत का 50%, या फिर अधिकतम है वो 40 लाख रुपए वो सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। लागत का 50%, जितनी भी लागत आई, मान लो करोड़ रुपए की वो बायो संयंत्र स्थापित करने में लागत आई है, तो कितने रुपए देगी, 50 लाख नहीं देगी, क्योंकि ये अधिकतम कितनी देगी, 40 लाख। भले करोड़ रुपए लागत आई है तो भी 40 लाख देगी। और यदि उसमें वो मान लो 50,000 मतलब 50,000 रुपये है वो, उसमें वो या फिर 50 लाख रुपए वो गौशाला में बायो संयंत्र स्थापित करने की जो है वो कॉस्ट आई है, तो उसका 50% कितना होगा, 50 लाख का 25 लाख देगी, या फिर जितनी है वो अधिकतम 40 लाख। ठीक है, जो भी कम हो वो है वो राशि प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब अपन देखते हैं जो गोपालन विभाग है उसके बारे में। गोपालन विभाग के जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 13 मार्च 2014 को गोपालन विभाग की स्थापना की गई थी। और इस विभाग का उद्देश्य है वो जो गौशाला है या जो गोवंश है उसका वो संरक्षण एवं संवर्धन किया करना। गोपालन विभाग से संबंधित जो भी योजना है वो देख लेते हैं। गोपालन विभाग, इसकी स्थापना कब हुई, तो 13 मार्च 2014 को वो गोपालन विभाग की स्थापना हुई। और इस विभाग के अंतर्गत योजना चल रही है कि जो भी आवारा पशु है उसमें वो जो बड़े पशु है उसको 46 रुपये प्रति पशु के हिसाब से उनका है वो उसका है वो सेवा के लिए वो सरकार द्वारा रुपये दिए जाते हैं, 40 रुपये। यदि बड़ा पशु है तो वो बड़े पशु के लिए, जो आवारा पशु है उनको यदि आवास मिल सके, उनको चारा दाना पानी मिल सके, उसके लिए वो सरकार के द्वारा कितने, यदि बड़ा पशु है तो 40 रुपये प्रति पशु। और यदि छोटे पशुओं के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं, 20 रुपये प्रति पशु। कितने, 1 साल के लिए योजना, 1 साल के लिए, यानी कि गोपालन विभाग द्वारा जो चलाई जा रही योजना, जो आवारा पशु है उनको संरक्षण संवर्धन देने के लिए, उनको चारा पानी है वो उपलब्ध करवाने के लिए है वो कितने रुपए, 40 रुपये। यदि बड़ा पशु है वध से बचाया गया, जिसको वध से बचाया गया है, ऐसे पशुओं के लिए योजना चल रही है। उसको यदि वो बड़ा है तो 40 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे, प्रति पशु 40 रुपये प्रतिदिन। और छोटा पशु है तो उसको 20 रुपये, उसके लिए 20 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से मिलेंगे। अधिकतम है वो ये योजना 1 वर्ष के लिए है। उसके बाद बात करें अपन जो डेयरी विकास है उससे संबंधित, डेयरी विकास यानी कि राजस्थान में जो शीर्ष डेयरी है वो कौन सी है,
राजस्थान में और कितनी है वो सहकारी समितियां हैं, दूध उत्पादक समितियां, उसके बारे में देखेंगे। तो जो शीर्ष है वो RCDF, राजस्थान सहकारी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये वो शीर्ष संस्था है डेयरी विभाग में। डेयरी में वो शीर्ष संस्था कौन सी है? शीर्ष संस्था है RCDF, शीर्ष संस्था राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। और फिर इसके वो अंडर में वो 24 कितनी 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ वो है कितने हैं 24। और फिर उसके नीचे कितने हैं तो 18,181। वो कितने तो वो क्या है दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक, अपन डेयरी विकास की बात करें, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां टोटल कितनी है 18,181। और 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ है। और है वो जो शीर्ष संस्था है दूध उत्पादक की, जो शीर्ष संस्था है वो है वो डेयरी RCDF यानी कि जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये वो डेयरी विभाग में शीर्ष संस्था है। और 24 है वो जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ है। और जो है वो दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां वो कितनी है तो ये वो यहाँ पर 18,781 ध्यान रखना। टोटल दूध उत्पादक सहकारी समितियां कितनी है 18,781 दूध उत्पादक सहकारी समितियां हैं। और 24 जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ है। और जो शीर्ष संस्था है डेयरी की वो जो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये वो दूध जो है वो सहकारी की है वो यहाँ डेयरी क्षेत्र में वो शीर्ष संस्था है दूध उत्पादक के क्षेत्र में। अब इसके संबंधित जो योजना है उसको देख लेते हैं। एक इसकी जो महत्वपूर्ण योजना है वो राजस्थान या फिर राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना कौन सी योजना है डेयरी इस पशुपालन विभाग में अपन देख रहे हैं। राज्य सरस पशुपालक जो दूध उत्पादक है उसी के बारे में योजना, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, सुरक्षा कवच बीमा योजना ये योजना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, यदि कोई पशुपालक या दूध उत्पादक की है वो दुर्घटना में यदि मृत्यु हो जाती है तो उसको दुर्घटना में मृत्यु हो जाए या फिर उसको स्थायी रूप से वो विकलांग हो जाए तो उसको वित्तीय सहायता की जाती है कितनी 5 लाख रुपए की। इसके अंतर्गत है वो दूध उत्पादक की यदि दुर्घटना में मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता, दुर्घटना में है वो या तो मृत्यु हो जाए, मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता तो फिर कितने रुपए की सहायता सरकार के द्वारा दी जाती है 5 लाख रुपए की। कितने रुपए 5 लाख। कौन सी योजना, राजस्थान सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना। और यदि जो उत्पादक है वो आंशिक स्थायी विकलांग हो जाए, यदि दुर्घटना में आंशिक स्थायी, इसमें तो पूर्ण स्थायी विकलांग तो 5 लाख रुपए, और आंशिक स्थायी विकलांगता के लिए कितने रुपए सरकार द्वारा दिए जाते हैं तो उसमें वो इसके आधे 2.5 लाख रुपए वो सरकार द्वारा इसमें वो सहायता दी जाती है। 2.5 लाख रुपए उस परिवार को 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। उसको जो विकलांग आंशिक रूप से विकलांग हुआ है उसको 2.5 लाख के रुपए, और यदि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है स्थायी विकलांगता है तो उसके लिए वो सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की है वो सहायता की जाती है। अब इसके बारे में इसकी जो अगली योजना है वो है मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री तो ये इस योजना का ध्यान रखना, राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। और दूध उत्पादक की यदि दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसके लिए मृत्यु या फिर आंशिक विकलांगता तो उसके लिए 5 लाख रुपए सरकार देगी। और यदि दूध उत्पादक की है वो उत्पादक जो है वो पशुपालक है उसकी यदि इस आंशिक स्थायी विकलांगता हो यानी कि थोड़ा बहुत है वो विकलांग हो गया हो तो उसके लिए वो 2.5 लाख रुपए सरकार के द्वारा सहायता की जाती है। किस योजना के तहत, राजस्थान सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना, इस योजना के तहत वो सहायता की जाती है। और इसका जो 8वां चरण है वो वर्तमान में 2024 में इसका जो 8वां चरण है वो लागू हो गया। कौन सा चरण, 8वां चरण। इसके बाद अपन देखें कि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना,
सॉरी, अभी जो मैंने बताई ये जो पहली योजना थी राजस्थान सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसकी शुरुआत जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में हुई है। 19 में नहीं, मैंने 19 बोल दिया था गलती से। लेकिन जो राजस्थान सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना, इसकी शुरुआत है वो 1 जनवरी 2022 को हुई है। तो ये थी वो राजस्थान सड़क सुरक्षा कवच बीमा योजना। अब अपन देखते हैं कि मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना कौन सी योजना? मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। संबल देखें कि मुख्यमंत्री वित्तीय सहायता देगी, संबल योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? बात करें इस योजना की शुरुआत कब हुई? 2019 में, फरवरी 2019 में। कब हुई? फरवरी 2019 में इस योजना की शुरुआत हुई। और इस योजना के तहत क्या सरकार के द्वारा क्या सहायता की जाती है? तो जो ये योजना है मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना, यानी कि दूध के उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, दूध के जो दूध उत्पादक है उनको एंकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए वो योजना है, संबल योजना है, वो प्रारंभ की गई। और इस योजना के तहत है वो प्रति लीटर, यानी दूध उत्पादक को प्रति लीटर हिसाब से वो 2 रुपये से 5 रुपये तक है वो सब्सिडी दी जाती है, सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है प्रति लीटर पर। यदि कोई मतलब 1 लीटर दूध उत्पादन करने पर 2 से 5 रुपये तक के वो सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। 2 या फिर 2 रुपये से 5 रुपये तक, 2 रुपये से 5 रुपये तक प्रति लीटर पर कितने का अनुदान? 2 से 5 रुपये के मध्य जितना भी सरकार देगी वो 2 से 5 रुपये प्रति लीटर के मध्य, प्रति लीटर के हिसाब से वो दूध उत्पादक को है वो अनुदान दिया जाता है। दूध उत्पादक जो करने वाला है, दूध उत्पादक को उसको वो अनुदान दिया जाता है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना। इसकी है वो जो फरवरी 2019 में वो शुरुआत हुई थी। और इसमें वो कितने रुपए का संबल प्रदान किया जाता है? तो 2 से 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिया जाता है। तो ये तो थी डेयरी और दूध उत्पादक से संबंधित। अब अपन जो अगला जो क्षेत्र है कृषि का, कौन सा अपने देखा था सबसे पहले? मत्स्य और पशुपालन, गोपालन। तो जो पशुपालन गोपालन से संबंधित जो योजना थी महत्वपूर्ण, उसको अपन ने देख लिया है। अब अपन देखते हैं कि जो मत्स्य नहीं या मछली पालन से संबंधित इस क्षेत्र में कौन कौन सी योजना चल रही है गवर्नमेंट की। तो उसको देखते हैं। मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है वो कौन कौन सी योजना चल रही है। तो है वो जल संसाधन है, मछली उत्पादन करने के लिए जो जल संसाधन है उसको देखें अपने राजस्थान में, वो पूरे भारत में आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान 10वें नंबर पर है, यानी कि जल संसाधन में पूरे भारत में 10वें स्थान पर है वो राजस्थान है। और जो मछली उत्पादक था उसको है वो प्रोत्साहित करने के लिए वो दक्षिण राजस्थान जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इसमें जो जिले हैं तो उसमें वो वहाँ के जो आदिवासी मछुआरा है उनको है वो रोजगार देने के लिए वो एक योजना चल रही है, आजीविका मछुआरों के लिए आजीविका योजना। और वो है वो एक शून्य राजस्व मॉडल पर आधारित है आजीविका योजना। जो आदिवासी मछुआरे हैं उनके लिए ये योजना चल रही है। और ये कौन कौन से है वो बात यहाँ जिलों में चल रही है मछली उत्पादक, तो है वो जयसमंद, उदयपुर और माही बजाज सागर, बांसवाड़ा, और फिर है वो कड़ाना वाटर बैंक है वो जो कि डूंगरपुर में है। इन क्षेत्रों के जो मछुआरे हैं उनके लिए आजीविका योजना चल रही है। मत्स्य का वो अपन बात करें, मत्स्य उत्पादन में वो इनके लिए क्या जरूरत होती है? जल की जरूरत होती है। और जल का स्थान है वो अपने भारत में वो 10वें स्थान पर है जल संसाधन में। राजस्थान का कौन से स्थान पर है? जल संसाधन में 10वें स्थान पर अपना राजस्थान है, यानी कि मछली उत्पादन करने के लिए जल की जरूरत होती है। तो जल है वो मतलब भारत का जल संसाधन में 10वें स्थान पर अपना है वो राजस्थान है। और इसमें वो मछली उत्पादक करने के लिए जो आदिवासी मछुआरे हैं, कौन से आदिवासी मछुआरे अपने दक्षिण राजस्थान के, तो आदिवासी मछुआरों के लिए एक योजना चल रही है। आदिवासी मछुआरों के लिए जो आजीविका योजना, योजना क्या मॉडल? आजीविका मॉडल ये है वो अपने दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों के जो आदिवासी है उनके रोजगार प्रदान करने के लिए ये आजीविका मॉडल जो शून्य राजस्व मॉडल पर आधारित है ये चलाई जा रही है। और ये कौन कौन से है वो जिलों में या फिर जल स्रोतों में चलाई जा रही है, तो उसका वो ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। कौन कौन से है वो जल क्षेत्र है उसकी अपन बात करें तो सबसे पहला है वो
हाँ, एक नाम से याद रख सकते हो आप, झमका, झमका से याद रख सकते हो, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखने में सहूलियत रहेगी। ज से मतलब जय मान लो, ज को ज मान लो, ज से जय, जयसमंद, जयसमंद, जयसमंद कहाँ पर है? जयसमंद जिले वो उदयपुर में, जयसमंद झील उदयपुर में। फिर म से वो, म से माही बजाज सागर, माही बजाज सागर कहाँ पर है? माही बजाज सागर है वो, माही बजाज सागर है वो बांसवाड़ा, माही बजाज सागर कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा क्षेत्र के आदिवासियों के लिए ये माही बजाज सागर। और जो तीसरी है वो कौन सी झील है? कड़ाना वाटर टैंक, कड़ाना वाटर टैंक, सॉरी नहीं, वाटर बैंक, कड़ाना वाटर बैंक, जो कि कहाँ पर है? डूंगरपुर में। तो इन क्षेत्र के लिए जो मछुआरे हैं, आदिवासी मछुआरे, उनके लिए ये वो शून्य राजस्व मॉडल पर आधारित है। वो कौन सी आजीविका मॉडल है वो चलाई जा रही है। और ये महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि जो कौन सी है वो झीलों में 3, तो जयसमंद उदयपुर, इस योजना से, इस झमका नाम से याद रख सकते हो। जैसे जयसमंद उदयपुर, म से माही बजाज सागर बांसवाड़ा, और क से कड़ाना वाटर बैंक का डूंगरपुर। तो ये वो महत्वपूर्ण मछुआरों के लिए वो जो ये योजना चल रही है। अब अपन बात करें कि इसी में है वो जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, उसके तहत वो मछली प्रसंस्करण से मछली में हानि हुई है, मछलियों की संख्या में कमी हुई है। राष्ट्रीय कृषि विकास जो योजना है उसके माध्यम से मछली प्रसंस्करण से वो मछलियों की संख्या में कमी हुई है। तो उसके लिए भी है वो मत्स्य लैंडिंग केंद्र बनाए गए हैं। तो ये ध्यान रखें, भारत है वो जल संसाधन में 10वें स्थान पर है। और ये वो कौन कौन से स्थान पर मछुआरों के लिए वो आजीविका मॉडल अपना चलाया जा रहा है? तो वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर 3 जिले हैं। बात करें जयसमंद झील और झीलों की बात करें तो जयसमंद, माही बजाज सागर और कड़ाना वाटर बैंक, ये है वो इन तीनों पर है वो मछुआरों के लिए शून्य राजस्व मॉडल पर है वो आजीविका मॉडल है वो चलाया जा रहा है। अब मत्स्य लैंडिंग केंद्र कौन कौन सी जिलों में बात करेंगे? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से मछली प्रसंस्करण से मछलियों की संख्या में कमी हुई है। तो उसके वो मछलियों की संख्या में कमी हुई, तो उसके लिए वो अपने बात करें उसके वो मत्स्य लैंडिंग केंद्र बनाए गए। तो वो कौन कौन से है वो जिलों पर बनाए गए? तो उसके बात करते हैं मत्स्य लैंडिंग केंद्र, मत्स्य लैंडिंग केंद्र, यानी कि वहाँ पर वापस है वो मतलब मछलियों को बढ़ावा देने के लिए मछलियाँ उसमें वो छोड़ जाएगी फिर ताकि वो मछली को संवर्धन किया जाए और मछलियों की संख्या में जो गिरावट आई है उसको वापस है वो बूस्ट किया जाए। तो ये वो मत्स्य वो लैंडिंग केंद्र कौन कौन से है वो जिलों में स्थापित किए जाएंगे, तो उसको वो याद रखना है कौन कौन सी है। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पर जैसे पिछली बार जो झमका नाम से आप याद रख सकते हो, तो इस बार है वो एक ट्रिक है वो राबजी राज, ऐसा राबजी राबीज राज, किसका राज? राबी का, राबीज राज। ठीक है, इससे वो याद रख सकते हो कि कौन कौन से वो अपने बात करेंगे जो कौन कौन सी झीलें हैं, तो वो उससे वो याद रख सकते हो, या फिर जो बांध है। तो राज से क्या हो जा? राज से सबसे पहला है वो रामगढ़, राज से रामगढ़ जो धौलपुर में, वहाँ पर है वो मत्स्य लैंडिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये मत्स्य लैंडिंग केंद्र की बात करें, पहला है रामगढ़, दूसरा बीस से बिशलपुर बांध टोंक, बीस से बिशलपुर टोंक, और जो ज है इससे वो जयसमंद, जय से जयसमंद कहाँ पर है? जयसमंद उदयपुर में, जयसमंद कहाँ पर है? जयसमंद है वो उदयपुर में, जयसमंद उदयपुर। फिर अपन बात करें इस राज से क्या होगा? तो इस राज से वो जो रावत बाटा है, या फिर रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है वो राणा प्रताप सागर है वो जो ये बांध है वो रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में। और फिर इस जैसे है वो जवाई बांध पाली, जवाई नदी पाली। तो इससे वो याद रख सकते हैं मत्स्य लैंडिंग केंद्र ऑप्शन में आ जाए कि निम्न में से कहाँ पर मत्स्य लैंडिंग केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर है राबीज राज से याद रख सकते, राज से रामगढ़, बिशलपुर बांध, टोंक, जयसमंद, उदयपुर, राणा प्रताप सागर, रावत बाटा और जवाई बांध पाली, इसमें वो मत्स्य लैंडिंग केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। अब अपन बात करें जो ये तो मत्स्य संबंधित हो गया। अब ये तो कृषि के जो उपक्षेत्र देखेंगे, पशुपालन, गोपालन, वानिकी, मत्स्य सब होते हैं। तो उसमें वो अपन पशुपालन देख लिया, गोपालन देख लिया, और जो डेयरी से संबंधित जो योजना थी वो देख ली, और मछली से संबंधित वो देख ली। अब अपन देखते हैं वानिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है, ये भी जो है वो कृषि का एक
उपक्षेत्र वानिकी से संबंधित। वनों की हमारे राजस्थान में क्या स्थिति है? तो वनों की बात करें तो 32,921, कितनी 32,921। ये जो डाटा है आर्थिक समीक्षा में महत्वपूर्ण डाटा, जो प्री में क्वेश्चन आएंगे RS प्री में, उसमें ज़्यादातर जो है डाटा पूछे जाते हैं और उसमें से और फिर और योजना भी पूछी जाती है। तो डाटा याद रखना, राजस्थान में कुल है वो घोषित वन क्षेत्र कितना है? तो 32,921 वर्ग किलोमीटर कितना है कुल घोषित वन क्षेत्र कितना है राजस्थान में? अपन बात करें तो 32,921 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किमी। और ये वो कुल है वो अपने जो कुल क्षेत्रफल का बात करें, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो है कुल घोषित वन क्षेत्र है, वो कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? कुल क्षेत्र का राजस्थान की जो कुल क्षेत्रफल उसका कितना प्रतिशत है? 9.61%। 9.61% है वो कुल क्षेत्रफल का है वो वन क्षेत्र घोषित किया गया है। किलोमीटर में बात करें वर्ग किलोमीटर तो 32,921 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना 32,921 वर्ग किलोमीटर है वो कुल वन क्षेत्र घोषित है। और वो अपन बात करें कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है ये, तो ये 9.7% है वो कुल क्षेत्र का जो कि है वो घोषित वन क्षेत्र है 9.61%। और अपन बात करें भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 है, उसके अनुसार है वो वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? भारतीय वन सर्वे करवाया जाता है, वन सर्वे रिपोर्ट कौन सी? 2021 के अनुसार। उसमें वो अपन बात करें कि कितनी है वो वृद्धि हुई है, तो उसमें वो 25.45 है वो वर्ग किलोमीटर की है वो कुल वन क्षेत्र में वो वृद्धि हुई है। कितनी? 25.45 है वो कुल वन क्षेत्र में वो वृद्धि किलोमीटर स्कोर की है वो टोटल है वो वृद्धि हुई है। और बात करें अपन जो ये तो कुल क्षेत्र है, वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं? इसके अलावा ये घोषित वन क्षेत्र है तो कुल वनाच्छादित क्षेत्र कितने हैं? वनाच्छादित क्षेत्र वो कितना प्रतिशत है? तो वो है वो 4.87% है वो कुल वनाच्छादित क्षेत्र है। यानी कि जो इसके अलावा जो घोषित वन क्षेत्र है वो तो 9.61% है और वनाच्छादित क्षेत्र है वो कुल क्षेत्रफल का है वो 4.87% वनाच्छादित है। ये फैक्ट महत्वपूर्ण है, इसको है वो ध्यान रखना, वानिकी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। कुल है वो घोषित वन क्षेत्र 32,921 वर्ग किलोमीटर है और कुल वन क्षेत्र का ये कितना प्रतिशत है? 9.61%। और वनाच्छादित क्षेत्र कितना है? तो वो है 4.87%, 4.87% कुल वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत है वो वनाच्छादित क्षेत्र है। और भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार 25.45 वर्ग किलोमीटर की है वो अपने राजस्थान में वो वन क्षेत्र में क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। और अपन बात करें अपने राजस्थान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने संरक्षित क्षेत्र है, कितने टाइगर रिजर्व है, इसकी अपन बात करें तो ये भी डाटा महत्वपूर्ण है अपने है वो कुल है वो बात करें कि कितने है वो टाइगर रिजर्व है, कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है और कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं अपने राजस्थान में? राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? सबसे पहला केवलादेव और दूसरा रणथंभौर और जो मुकुंद राइल्स, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अपने राजस्थान में कितनी है? अपने वो राजस्थान की बात करें राष्ट्र में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और अपन बात करें कि जी अभ्यारण्य कितने? अभ्यारण्यों की संख्या जी जैव अभ्यारण्य कुल अभ्यारण्य कितने हैं? तो 27 वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27 वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 27 है वो वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बात करें टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ संरक्षित क्षेत्र, यहाँ टाइगर रिजर्व कितने? टाइगर रिजर्व वो कितना है? तो 5 है वो अपने राजस्थान में 5 है वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है वो घोषित किए गए हैं। और है वो बात करें अपन संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र उनकी संख्या कितनी है? तो 36 है वो अपने राजस्थान में संरक्षित क्षेत्र है। कितने? 36 संरक्षित क्षेत्र है। 5 बाघ जो टाइगर रिजर्व है वो उनकी संख्या 5 है। और वन्य जीव अभ्यारण्य टोटल 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। और है वो 3 है वो राजस्थान में वो अपने वो
राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये वो महत्वपूर्ण डाटा थे उद्यान के बारे में और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। और इसी के साथ है वो कौन बायोलॉजिकल पार्क है, वो 4 बायोलॉजिकल पार्क है अपने राजस्थान में। कहाँ पर है बायोलॉजिकल पार्क, कितने हैं पहले बात करें तो है वो 4 है। कितने, 4 है वो बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ पर है 4 बायोलॉजिकल पार्क, कहाँ पर है? तो सबसे पहला है वो आपने बात करें जयपुर, दूसरा जोधपुर बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान जोधपुर। और तीसरा कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तीसरा है वो जैविक उद्यान कहाँ पर है? उदयपुर। और जो चौथा है वो अपने है वो कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। यहाँ पर है वो 4 बायोलॉजिकल पार्क है। और जो विश्व वानिकी उद्यान है, विश्व वानिकी उद्यान जालाना डोंगरी जयपुर में है, उसकी तर्ज पर है वो सभी 7 संभाग में बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, इन सभी 7 संभाग में है वो, और भरतपुर, इस 7 संभाग में है वो विश्व वानिकी उद्यान है वो स्थापित किया। विश्व वानिकी उद्यान किसकी तर्ज पर? जालाना डोंगरी जो जयपुर में विश्व वानिकी उद्यान, उसी की तर्ज पर है वो 7 संभागों में वो ऐसा उद्यान स्थापित किया गया। और बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं राजस्थान में? 4, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन 4 में वो बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है। और ये वो जो डाटा थे ध्यान रखना कि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं टोटल और नेशनल पार्क कितने हैं अपने राजस्थान में, तो उसको वो ध्यान रखना क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। अब इसके वानिकी की संबंधित जो महत्वपूर्ण योजना है उसको अपन देख लेते हैं। इससे जो है योजना है महत्वपूर्ण वो है वो ट्री आउटसाइड यानी कि बात करें TOFR, ट्री आउटसाइड। ट्री मतलब जो पेड़ पौधों को लगाना है आउटसाइड, जहाँ पर पहले से ही वन आच्छादित और वनों की हरियाली है, वन क्षेत्र घोषित किए हुए हैं उन पर, उनको उसमें तो वैसे भी हरियाली है, तो इनके जो आउटसाइड पेड़ पौधों को लगाकर हरियाली को बढ़ावा देना वो इस योजना का उद्देश्य है। और इस योजना का नाम क्या है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, ट्री आउटसाइड टॉफर यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, ट्री आउटसाइड किसके आउटसाइड? फॉरेस्ट, यानी जहाँ पर जंगल है वहाँ तो पहले से हरियाली है तो वहाँ पर तो पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान नहीं, थोड़ा बहुत कंफ्यूज है मेरे को, यहाँ पर राजस्थान है। TOFR, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान। तो इस योजना का वो मेन उद्देश्य क्या है? जहाँ पर वन क्षेत्र, वनों की कमी, वनों की संख्या में कमी है या वन क्षेत्र घोषित नहीं किए हुए उन पर है उसकी है वो वनों को है वो उस पर लगाकर हरियाली को बढ़ावा देना। कहाँ पर? जहाँ पर वनों की संख्या वैसे ही कम है, हरियाली को बढ़ावा देना। कहाँ पर? आउटसाइड फॉरेस्ट यानी जंगल के बाहर। जैसे इसके तहत वो कितने, तो 5 करोड़ है वो पेड़ लगाने का इसका उद्देश्य है, 5 करोड़ पेड़। और कहाँ पर लगे जाएंगे? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, जंगल के बाहर। तो कहाँ पर लगाएंगे उसको अपन देखते हैं। तो 1 करोड़ जो पेड़ है वो कहाँ पर लगाए जाएंगे? 1 करोड़ पेड़ है वो जो जंगल से बाहर के क्षेत्र है, यानी कि अपन बात करें जो यानी कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, इसमें वो जंगल के बाहर यानी कि जब जो फॉरेस्ट है वहाँ पर है वो वहाँ तो वैसे ही जंगल वो पेड़ पौधे बहुत है, तो उनके अलावा स्थानों पर जैसे अपन बात करें ओरण भूमि हो गई या फिर है वो और भी जो घरों के अंदर घर है, खेत है, उनमें है वो ये योजना चलाई जा रही, वहाँ पर है वो पेड़ों को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। तो सबसे पहले तो ओरण 1 करोड़ पेड़ होते हैं, ओरण जो ओरण भूमि है वहाँ पर लगाए जाएंगे, ओरण भूमि। और 1 करोड़ है वो पेड़ है वो एक ऐसे क्षेत्र यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र कह सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र जहाँ पर है वो पेड़ पौधों की है वो संख्या कम है, हरियाली की संख्या कम है, वहाँ पर है वो 1 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। और 3 करोड़ पेड़ है वो कहाँ लगाए जाएंगे? तो है वो घरों और खेतों में 3 करोड़। टॉफर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, इसका उद्देश्य है जो जंगल है उससे वो बाहर के क्षेत्र में हरियाली को बढ़ावा देना, इस योजना का ये उद्देश्य है। और इस योजना के तहत वो 5 करोड़ लगाने का है वो लक्ष्य रखा गया है, 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें वो अपन बात करें कि
जो 1 करोड़ है वो ओरण भूमि में लगाए जाएंगे और 1 करोड़ सार्वजनिक क्षेत्र में पेड़ लगाए जाएंगे और 3 करोड़ है वो घरों और खेतों में। और इसको लगाएगा कौन? 5 करोड़ की संख्या बहुत होती है, तो इसमें है वो नागरिकों का भी सहयोग लिया जाएगा, नागरिकों का, और विभिन्न सरकार के जो विभाग है, विभिन्न विभागों और संस्थाओं, विभिन्न विभागों और संस्थाओं के वो सहयोग से वो ये वो कार्य को पूरा किया जाएगा। तो ये तो हो गई वानिकी से संबंधित जो टॉफर योजना है, टॉफर योजना या फिर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना। इससे वो आगे अपन बात करें कौन सी योजना है वानिकी से संबंधित, तो एक वो महत्वपूर्ण जो फेमस योजना है, काफ़ी है वो चर्चा में रहती है, यानी कि जो कोरोना के समय में तो काफ़ी है वो, सॉरी कोरोना के तो बाद आई थी योजना, लेकिन है वो उसका जो इलाज बात करें घर घर औषधि योजना, वो है वो काफ़ी इफेक्टिव है योजना। जो छोटी मोटी यदि किसी के वो इलनेस होती है, बीमारी होती है, तो उसके वो घर घर उसी पर्पज से वो घर घर औषधि योजना, यानी कि औषधीय पौधों को है वो बढ़ावा देने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। वानिकी से संबंधित है कौन सी योजना? घर घर औषधि योजना, घर घर औषधि योजना। औषधीय जो पौधे हैं उनको है वो घर घर जाकर दिए जाएंगे, औषधि योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? बात करें इस योजना की शुरुआत के बारे में, तो इस योजना की शुरुआत कब हुई? इस योजना की शुरुआत हुई 21 अगस्त 2021 को, 21 अगस्त 21 से यहाँ पर कितना अगस्त 2021, ठीक है। और इस योजना के तहत कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं? तो घर घर औषधि योजना जिसकी शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त को शुरुआत हुई, ध्यान रखना 1 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत हुई। और इसी योजना के तहत प्रत्येक परिवार में वो 4 प्रकार के औषधीय पौधे दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे, यानी कि कुल 8 पौधे दिए जाते हैं। तो वो किस प्रजाति की पौधे दिए जाते हैं? तो तुलसी का पौधा, तुलसी, दूसरा गिलोय और अश्वगंधे का पौधा और कालमेघ। ये वो 4 प्रकार के 4 वैरायटी के पौधे हैं, वो प्रत्येक वैरायटी के 2-2 पौधे, यानी कि कुल है वो 8 पौधे वो घर घर जाकर इस योजना के तहत वो दिए जाते हैं, घर घर औषधि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2021 को। और इसके तहत है वो ये 4 प्रकार के तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये 4 प्रकार के पौधे, प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे, कुल 8 पौधे वो दिए जाते हैं। तो ये थी योजना वानिकी से संबंधित। अब अपन देखते हैं जो कृषि का मतलब जो सहकारी कोऑपरेटिव से संबंधित कौन कौन सी योजना है और उसके अपने राजस्थान में सहकारी समितियां कितनी है उसके बारे में देखते हैं। सहकारिता के बारे में, कोऑपरेटिव सहकारिता, कुल कितनी सहकारी समितियां अपने राजस्थान में बात करें तो 41,419, कुल कितनी सहकारी समितियां हैं? 41,419 सहकारिता, यानी कि लोगों को लोग मिलकर है वो एक सहकारी समिति बनाते हैं, फिर है वो उसके माध्यम से वो सभी के लिए, यानी कि सहकारिता का जो मेन पर्पज या टैगलाइन क्या होती है? एक सबके लिए और सब एक के लिए, तो यही सहकारिता है। इसमें वो अपने बात करें राजस्थान में सहकारी समितियां कितनी है कुल, तो 41,419, 41,9 कुल समितियां कितनी है? कुल सहकारी समितियां कितनी है? 41,419 है वो कुल सहकारी समितियां हैं। और इसके जो संबंधित अपन जो अब ये योजना है वो देख लेते हैं, जो सहकारिता से संबंधित योजना है। और इसके लिए जो सभी योजनाओं के एकीकृत रूप में सुविधा प्रदान करने के लिए एक पोर्टल है, राजस्थान सरकार का एक पोर्टल। इस पोर्टल का क्या नाम है? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण वो पोर्टल है राज्य सहकार पोर्टल। ये महत्वपूर्ण है। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न जो भी एक योजना उसको एकीकृत रूप से सुविधा प्रदान की जाती है इस पोर्टल के माध्यम से, राज्य सहकार पोर्टल। अब इसकी जो योजना कौन कौन सी है तो उसकी अपन योजना के बारे में देखते हैं। तो इसकी वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका योजना। इसके तहत है वो जो अकृषि कार्यों में लगे हुए हैं या फिर जो डेयरी विकास में, इसके लिए वो ऋण दिया जाता है इस योजना के तहत। गैर कृषि कार्य या फिर जो डेयरी विकास के लिए जो कृषक या पशुपालक है उसको डेयरी विकास में या फिर उसमें वो उद्योग स्थापित करने के लिए इसमें वो उसकी आजीविका के लिए ऋण प्रदान किया जाता है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका योजना।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना, कौन सी ऋण योजना, इसमें वो ऋण प्रदान किए जाते हैं, तो ये ऋण योजना है। इसकी बात करें 2000, अब किसको ऋण दिया जाता है, तो गैर कृषि कार्य के लिए जो भी अपना उद्योग स्थापित करना चाहते हैं या फिर जो छोटा मोटा काम करना चाहता है तो उसको ये ऋण दिया जाता है। या फिर डेयरी विकास के लिए, डेयरी के लिए, इसके लिए वो ऋण दिया जाता है। अब बात करें 2023-24 में वो कुल है वो ये जो ऋण इस योजना के तहत वो कितना ऋण दिया गया, तो वो 173 करोड़ का रुपए का, वो 173 करोड़ का इस योजना के तहत वो ग्रामीण जो लोगों की आजीविका के लिए जो ऋण प्रदान किया गया वो कितना 173 करोड़। और व्यक्ति कितने इससे लाभान्वित हुए, तो 23,000 व्यक्तियों को है वो कुल 173 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के तहत है वो प्रदान की गई। कौन सी योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका ऋण योजना। और ये जो ऋण है वो कहाँ से मिलता है, ऋण कौन सी बैंक देंगी, तो ये अपन सहकारिता बैंक देख रहे हैं, तो ऋण है वो ऋण की बात करें तो ऋण सहकारी बैंकों से दिया जाएगा, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से इस योजना के तहत ऋण दिया जाता है गैर कृषि कार्य या फिर डेयरी विकास के लिए। 2023-24 में कुल कितना, तो 173 करोड़ रुपए का वो ऋण प्रदान किया गया। और इससे वो कुल कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए, तो उस व्यक्तियों की संख्या है वो 23,000 है वो कुल व्यक्ति इससे लाभान्वित हुए। अब जो ये महत्वपूर्ण इस योजना के कुल कितनी है वो सहकारी समितियां, तो 41,419। और है वो जो पोर्टल कौन सा है, राजस्थान सहकारी विभाग का राज्य सहकार पोर्टल, इसको ध्यान रखना, राज्य सहकार पोर्टल महत्वपूर्ण है। इसमें वो सहकारिता संबंधित जो भी योजना होती है उसका वो एकीकृत सुविधा वो प्रदान की जाती है। अब जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना या फिर पीएम किसान, वो योजना है पीएम किसान पोर्टल, तो उसको अपन देखने, उसकी वो शुरुआत होने की राजस्थान में पहले किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी। फिर उसी की तर्ज पर है वो संपूर्ण भारत में भी है वो जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके लिए पीएम किसान पोर्टल की शुरुआत की। तो राजस्थान का कौन सा पोर्टल था, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, इस योजना के तहत जो लाभार्थी है उसको पंजीकरण करने के लिए, उसकी जो डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए राजस्थान में वो किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की। कौन से पोर्टल की, किसान सेवा पोर्टल की शुरुआत की। और इसी की तर्ज पर है वो संपूर्ण भारत में वो पीएम किसान पोर्टल की शुरुआत की। पीएम बाद में पहले राजस्थान में कर दी थी, फिर है वो पीएम किसान पोर्टल। कौन सी योजना के तहत ये कार्य करता है पोर्टल, तो पीएम किसान या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसकी वो राशि दी जाती है 2003 किस्तों में, 2000 मतलब टोटल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। और उसका भी है वो इस बजट में वो बढ़ोतरी कर दी गई, यानी कि 6,000 की जगह 8,000, पहले 6,000 रुपये दिए जाते थे 3 किस्तों में, और 3 किस्तें कितने, 2,000 की 3 किस्तें होती थी। लेकिन अब इस बजट में है वो इसको 8,000 कर दिया गया है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देने वाली राशि को बढ़ाकर। तो ये था अपने राजस्थान की बात करें तो कौन सा पोर्टल था, किसान सेवा पोर्टल, और ये वो पूरे भारत के किसानों के लिए पीएम किसान पोर्टल। और बात करें इस योजना के तहत लाभार्थी में वो राजस्थान सबसे पहले स्थान पर है, राजस्थान की स्थिति फर्स्ट है। पीएम किसान योजना के जो लाभ लेने वाले जितने भी राज्य हैं या जो भी किसान है उसमें वो राजस्थान की है वो जो रैंक है पहले नंबर पर, राजस्थान इसमें इस योजना के तहत है वो लाभान्वित हो रहा है। अब एक दूसरी योजना है जो सहकारिता संबंधित है, उसको भी अपन देख लेते हैं, यानी कि स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। स्वरोजगार जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सेल्फ एम्प्लॉय स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत वो कितनी राशि दी जाती है, तो इस योजना के तहत 50,000 रुपये की राशि दी जाती है 5 वर्षों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए। कौन सी योजना, स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, 50,000 रुपये की राशि दी जाती है, और 5 वर्ष 50,000 राशि 5 वर्ष के लिए दी जाती है, ताकि वो कोई भी व्यक्ति है वो खुद स्वरोजगार या फिर खुद का कोई उद्यम स्थापित कर सके। टोटल राशि कितनी है, 50,000 की राशि है वो, या 50,000 का ऋण दिया जाता है वो 5 वर्ष के लिए। अब अपन बात करें जो एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बना हुआ है कृषि के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कौन सा फंड है, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसकी शुरुआत कब हुई थी,
अपन बात करें कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी अब शुरुआत हुई थी 15, यहाँ पर पहले कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 मई 2020 को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत हुई थी। और राजस्थान में अपना कौन सा विभाग है जो नोडल विभाग है राजस्थान में इस किस विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है? तो सहकारिता विभाग। कौन सा विभाग? सहकारिता विभाग है वो। इसका है वो नोडल विभाग है राजस्थान में, सहकारिता विभाग, ठीक है। और बात करें इसके में वो कितने इस फंड में वो लोगों को कितने ऋण दिया जाता है, कितने प्रतिशत ब्याज की है वो सब्सिडी दी जाती है, या ब्याज का अनुदान दिया जाता है, ब्याज की माफ़ी की जाती है, माफ़ किया जाता है। तो इसमें 2 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है कृषि क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई भी किसान को सब्जी फल फूल उगाता है उसको जल्दी खराब ना हो उसके लिए वो कोल्ड स्टोरेज या भंडारण वेयर हाउस आदि बनाना चाहता है ताकि फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो उसके लिए यदि वो 2 करोड़ का रुपए का ऋण लेता है, 2 करोड़ की ऋण राशि दी जाती है। और जो ब्याज अनुदान कितना है उसके लिए 3% है वो ब्याज सब्सिडी, 3% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है, यानी कि ब्याज अनुदान मान लीजिए 7% पर है वो 2 करोड़ रुपए की ऋण दिया गया है तो उसकी वो 3% है वो ब्याज रूप में सब्सिडी मिल जाएगी। तो इफेक्टिव जो ब्याज दर है वो कितनी 4% लगेगी, यानी कि 3% ब्याज है वो सब्सिडी मिल जाती है, अनुदान मिल जाता है 2 करोड़ का ऋण। तो ये है मतलब कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसकी जो है वो शुरुआत 15 मई 2020 को हुई थी। और इसका वो राजस्थान में विभाग कौन सा है? सहकारिता विभाग। ये वो एक केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना का जो मेन पर्पज है वो है वो कृषि के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बुनियादी ढांचा है उसको है वो विकसित करना कृषि के क्षेत्र में। तो ये थी अपने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो करंट के बारे में, जैसे कि अभी 2023 में मसाला मेला कहाँ पर आयोजित किया गया, सहकारिता से संबंधित है, ये भी अपने जो सहकारिता बात कर रहे हैं इससे संबंधित है। तो है वो राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला का आयोजन, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अपने जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में वो मसाले मेले का आयोजन किया गया। ये भी एक मतलब सहकारिता संबंधित है। राष्ट्रीय सहकारी समिति मसाला का आयोजन कहाँ पर किया गया? आ जाए क्वेश्चन तो लिख देना कहाँ पर किया गया, टिक कर देना, जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। अब अपन बात करते हैं कि जो बजट में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बजट में वो क्या क्या बदलाव बजट में है वो कृषि क्षेत्र या कृषि के जो उप क्षेत्र है उसमें है वो क्या क्या जो योजना है या सरकार के जो अग्रिम उद्देश्य है वो क्या क्या है, तो वो बजट के माध्यम से है वो बताए जाते हैं। तो वो अपन उसको देखते हैं बजट में है वो क्या क्या इस बार है वो कृषि क्षेत्र में है वो कितनी राशि या वो क्या क्या परिवर्तन किया गए हैं। अब अपन देखते हैं, ये तो थी आर्थिक समीक्षा। अब है बजट कौन सा है? 2024-25। और आर्थिक समीक्षा है वो कौन सी थी? 2023-24, क्योंकि आर्थिक समीक्षा सरकार के पिछले वर्ष की होती है, जो भी कार्य किए होते हैं वो उसमें वो आर्थिक समीक्षा में एक तो रियल आंकड़े होते हैं और एक अग्रिम अनुमानित होते हैं। और जबकि बजट ये पूरा अगले वर्ष की योजना है। तो इसके अब अपन देखते हैं जो कृषि के क्षेत्र में जो अगले वर्ष की ये सरकार की क्या क्या योजना है उसको अपन देखते हैं। कृषि बजट, और कृषि बजट है वो जो प्रत्यक्ष रूप से कब जारी किया गया था कृषि बजट, तो है वो 2022 में। ये भी क्वेश्चन आ रखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 2022 में वो कृषि बजट है वो प्रत्यक्ष रूप से पेश किया गया। और इसकी टैगलाइन क्या थी? तो समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान। कृषि बजट 2022 समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान, इसी टैगलाइन के साथ है वो अलग से बजट के अलग से वो कृषि बजट है वो पेश किया गया। अब बजट में है वो क्या परिवर्तन है या फिर अगले सरकार के क्या क्या योजना है? तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपये की राशि मिलती थी 2,000 की 3 किस्तें, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 8,000। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है 6,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 6,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी गई है। ये बजट की बात करते हैं जो अगले मतलब घोषणा की गई है। और
अब इसी साथ है वो जो एमएसपी होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यदि इसमें वो सरकार ये गारंटी देती है किसानों को कि आपकी फसल यदि जो एक सपोर्ट प्राइस वो तय कर दी जाती है, सरकार के द्वारा तय कर दिए जाते हैं, जिसमें जो जो फसलें होती है उसके, अगर इससे वो ज़्यादा मूल्य मिलता है तो आप मंडी में बेच सकते हो प्राइवेट क्षेत्र में, ठीक है, और इससे यदि कम मूल्य मिलता है तो वहाँ पर मत बेचो, इतना तो हम आपको देंगे, ये तो पहले से गारंटी कर देती है फसल को बोने से पहले। तो अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गेहूं के लिए है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गेहूं के लिए जो एमएसपी है उसमें है वो सरकार 125 रुपये एमएसपी के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 100 प्रति क्विंटल पर 125 रुपये का है वो अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा आपके, अतिरिक्त बोनस कितना 125 रुपये गेहूं की एमएसपी पर, यानी कि गेहूं का उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वो ये है वो गेहूं की कृषि को एनकरेज करने के लिए वो ये शुरू किया कि 125 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वो एमएसपी के अतिरिक्त है वो बोनस दिया जाएगा, एमएसपी के अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। और बात करें अपनी जो सरकार राजस्थान की, वो सिंचाई के क्षेत्र में कितना खर्च करेगी अगले सालों में, अगले 5 सालों में, तो इस बजट में ये घोषणा कर रखी है, यानी कि 50,000 करोड़, कितने 50,000 करोड़ रुपये सिंचाई और जल संचय प्रणाली, जल संचय प्रणाली के लिए 50,000 करोड़ 5 वर्षों में सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे, ताकि राजस्थान में जल संसाधन और जल संचय प्रणाली उसकी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, सिंचाई व्यवस्था को और भी वृद्धि या विकास किया जा सके। उसके लिए सरकार 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए की है वो 50,000 करोड़ रुपए की है वो राशि है वो खर्च करेगी इस योजना के तहत। अब अपन बात करें कि जो कृषि क्षेत्र में जो भी युवा आगे अध्ययन करते हैं, तो इस बजट के माध्यम से भी ये भी घोषणा की गई है कि 100 युवा है उसको इजराइल, क्योंकि इजराइल है वो खेती के मामले में थोड़ा अग्रणी है, क्योंकि वहाँ पर पहले इतनी खेती नहीं होती, लेकिन उसकी जो तकनीक है, उसकी जो प्रौद्योगिकी है और जो कृषि क्षेत्र में उसका जो विकास या ग्रोथ है और नई नई जो टेक्निकल यूज़ करते हैं वहाँ पर, वो बहुत तेज़ है। इसलिए वो अपने राजस्थान में एक घोषणा की कि 100 युवाओं को इजराइल में वो प्रशिक्षण के लिए वो सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। कितने 100 युवा बजट में घोषणा की, 100 युवा कहाँ पर प्रशिक्षण के लिए जाएगा, ट्रेनिंग के लिए कृषि क्षेत्र में इजराइल में 100 युवा, और 5,000 युवा को देश में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। 5,000 युवा है वो उनको देश में ही ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि 100 युवा है वो कृषि क्षेत्र में और भी नए नए तकनीकी विकास यहाँ पर कृषि क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए वो इजराइल है वो सरकार के द्वारा इजराइल है वो भेजा जाएगा, या फिर उसके लिए जो घोषणा वित्त की सहायता वो सरकार के द्वारा की जाएगी। अब अपन बात करें कि जो प्रसंस्करण क्षेत्र है वो है वो अपने राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। तो ये बजट के बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 6,000 से वो 8,000 कर दिया गया है। अब है वो जो निजी क्षेत्र के सहयोग से वो प्रसंस्करण इकाई निजी क्षेत्र के सहयोग से कहाँ पर स्थापित की जाएगी उसको अपन देखें, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग लिया जाएगा इसमें। और तो कौन कौन से अनार के लिए प्रसंस्करण, जो फूड प्रोडक्ट होते हैं अनार है और जो खाद्य वस्तुएं होती है उसके लिए जो प्रसंस्करण है वो उसको निजी सहयोग से वो स्थापित किया जाएगा। तो किस किस फसल के लिए या फल के लिए वो कहाँ पर इसको स्थापना की जाएगी उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनार के लिए कहाँ पर किया जाएगा। तो अनार के लिए जिला बालोतरा, कहाँ पर बालोतरा में अनार के लिए प्रसंस्करण इकाई बालोतरा में स्थापित की जाएगी। अनार वैसे भी बालोतरा में अनार बहुत होते हैं और बालोतरा और उसके आसपास के क्षेत्र में। और उसके बाद बात करें अपन मसालों के लिए वो प्रसंस्करण इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो मसालों के लिए 12 बजट में है वो प्रावधान है, 12 और जोधपुर है वो मसालों के लिए वो प्रसंस्करण इकाई है वो 12 जोधपुर में स्थापित की जाएगी। और बात करें अपन फूड एग्रो प्रसंस्करण इकाई कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो वो है वो भुसावर भरतपुर, कहाँ पर
भरतपुर में है वो एग्रो फूड प्रसंस्करण या फिर फूड से संबंधित जो प्रसंस्करण इकाई है वो भरतपुर में स्थापित की जाएगी। फिर बात करें अपन जीरे के लिए, जीरे के लिए प्रसंस्करण इकाई है वो अपने नागौर में, डीडवाना कुचामन नागौर में वो जीरे के लिए वो प्रसंस्करण इकाई वो वहाँ पर स्थापित की जाएगी। और बात करें अपन है वो जीरे के लिए, और फिर अनार के लिए होगी बालोतरा, मसालों के लिए बारा जोधपुर, एग्रो फूड पार्क भरतपुर, और जीरे के लिए वो नागौर में वो प्रसंस्करण इकाई निजी क्षेत्र के सहयोग से वो लगाई जाएगी। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो मंडियों की बात कर लेते हैं। मंडियों के लिए वो कहाँ पर है वो मंडियाँ कहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो ये जीरे यानी कि जीरा का जो है वो प्रसंस्करण इकाई है वो नागौर में है, वो कहाँ पर तो है वो नागौर में है वो मेड़ता सिटी नागौर में जीरे के लिए। और इसबगोल की बात करें तो वो है वो सिरोही में आ जाएगा, इसबगोल सिरोही में। और बात करें अनार बालोतरा मसाले बारा जोधपुर, एग्रो फूड पार्क भरतपुर या फिर एग्रो फूड प्रसंस्करण, और फिर वो जीरे की बात करें तो वो है वो इसबगोल तो सिरोही, और जीरा वो मेड़ता सिटी नागौर। मेड़ता कौन सा जिला दूसरा लगता होगा। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो मंडियाँ स्थापित कहाँ पर की जाएगी इस बजट के अनुसार। जो पहले बात करते हैं कृषि मंडी की। कृषि मंडी ये 3 इस बजट में प्रोविजन है, 3 मंडियाँ स्थापित की जाएगी। कहाँ पर स्थापित की जाएगी ये अपन बात करते हैं मंडी। पहले बात करते हैं कृषि मंडी, कितनी है 3। पहली है वो रामगढ़ है वो धौलपुर में, रामगढ़ कृषि मंडी धौलपुर। दूसरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, दूसरी है वो नसीराबाद। इस बजट में प्रोविजन नसीराबाद है वो, नसीराबाद कहाँ पर है, नसीराबाद अजमेर में, वहाँ पर है वो दूसरी कृषि मंडी स्थापित की जाएगी। और तीसरी कृषि मंडी है वो पीपलू कहाँ पर है तो टोंक, इसमें वो कृषि मंडियों की स्थापना की जाएगी। अब अपन बात करें कृषि के अलावा जैसे कि और भी मंडियाँ होती है तो वो कहाँ पर स्थापित की जाए, जैसे कि जीरा मंडी की बात करें तो वो जैसलमेर में। और अपन बात करें कि जीरा मंडी के अलावा अपन बात करें मसालों की जो मंडी होती है या फिर जो लहसुन मंडी है वो कहाँ पर है तो वो है झालावाड़ में, उसकी भी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। जीरा मंडी कहाँ पर है, जीरा मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, जीरा मंडी की बात करें तो जैसलमेर, जीरा मंडी जैसलमेर। बजट के अनुसार, बजट 2024-25 के अनुसार जीरा मंडी जैसलमेर में स्थापित की जाएगी। और लहसुन मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, लहसुन मंडी है वो कहाँ पर, मनोहर थाना झालावाड़, कहाँ पर मनोहर थाना झालावाड़ में वो लहसुन मंडी स्थापित की जाएगी, लहसुन मंडी स्थापित की जाएगी। और अपन बात करें फल मंडी या फिर फल मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, फल मंडी की बात करें तो सादड़ी पाली, फल मंडी है वो सादड़ी पाली में स्थापित की जाएगी। और गाजर मंडी कहाँ पर स्थापित की जाएगी बताओ, गाजर मंडी श्री गंगानगर, शार्दुल शहर श्री गंगानगर में कौन सी मंडी स्थापित की जाएगी, गाजर मंडी। और फल फूल मंडी है वो सादड़ी पाली में। और जीरा मंडी जैसलमेर, लहसुन मंडी मनोहर थाना झालावाड़, और फूल मंडी जम्बा रामगढ़ जयपुर, फूल मंडी जम्बा रामगढ़ जयपुर। तो ये है वो सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि भाई हम यहाँ पर है वो कृषि के लिए अब मंडियों की स्थापना करेंगे। और विभिन्न प्रकार की जो फसलें उनके अनुसार विभिन्न प्रकार की मंडियाँ हैं, मतलब विभिन्न स्थानों पर मंडियाँ स्थापित की जाएगी। उसको अपन ने देखा यानी कि ये अपन देखा कि बजट में जो प्रावधान है यानी कि अगले जो वित्त वर्ष है 2024-25 उसके मतलब ये घोषणा की गई सरकार के द्वारा कि यहाँ पर है वो कृषि क्षेत्र में ये नवाचार किए जाएंगे। अब अपन देख लें कि पशुपालन से संबंधित है वो क्या क्या है वो सरकार के द्वारा पशुपालन से संबंधित है वो बजट में क्या प्रावधान किया गया है। तो पशुपालन से संबंधित अपन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वही देख लेते हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है पशुपालन कोष है वो कितना है, 250 करोड़ रुपए का बनाया गया। पशुपालन कोष कितना है, पशुपालन कोष कितना, 250 करोड़ रुपए का पशुपालन कोष बनाया गया है। ये कृषि से संबंधित जो भी है ना देखिए, अब यहाँ पर ये पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन कोष कितने करोड़ का है तो 250 करोड़ का, कितने करोड़ सा 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए का वो अब पशुपालन कोष बनाया गया है। और
जो ऊँट को संवर्धन या ऊँट के लिए जो संवर्धन के लिए यहाँ पर ऊँट प्रजननक होते हैं, ऊँट उनके लिए उनको सहायता राशि दी जाती थी। पहले वो 2 किस्तों में 10,000 रुपये दी जाती थी ऊँटों की संख्या को राजस्थान में एंकरेज करने के लिए। लेकिन बजट 2024-25 में वो राशि भी बढ़ा दी गई है और पहले 10,000 2 किस्तों में दी जाती थी और वो राशि इस बजट के अनुसार वो कितनी कर दी गई है, अब 20,000। ऊँटों की संख्या को बढ़ाने के, यहाँ ऊँट प्रजनन को एनकरेज करने के लिए वो कितनी राशि कर दी गई है, 10,000 से 20,000, 10,000 से 20,000 इस बजट में वो कर दी गई है। ऊँट की है वो जो ऊँट प्रजनन को राशि दी जाती थी उनकी राशि है वो कितनी कर दी गई है, 10,000 से 20,000। पहले 2 किस्तों में 10,000 दिए जाते थे, लेकिन अब उनकी वो संख्या जो राशि बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। और एक जो है पशु से संबंधित एक और जो योजना है मंगला पशु बीमा योजना, ये भी है वो इसी बजट में है, मंगला पशु बीमा योजना। इस योजना के तहत है वो सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए दिए जाते हैं यदि कोई दुधारू गाय भैंस बकरी भेड़ है उनके लिए, तो है वो कितने रुपए, उनके लिए वो 5 लाख का बीमा किया जाता है। मंगला बजट के अनुसार देख रहे हैं, मंगला पशु बीमा योजना, मंगला पशु बीमा योजना। इसमें दुधारू गाय भैंस बकरी या भेड़ इसके लिए वो 5 लाख रुपए और ऊंट के लिए 2 लाख रुपए का वो बीमा दिया जाता है। यानी कि इनकी वो अकाल मृत्यु हो जाए तो जो ऊंट पालक है या फिर जो पशुपालक है उनको ये राशि प्रोवाइड की जाती है, इस योजना के प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये बजट में प्रावधान है मंगला पशु बीमा योजना। मंगला पशु बीमा योजना ये वो अपने बजट में प्रावधान है, तो इसका ध्यान रखें। दुधारू गाय भैंस के लिए वो 5 लाख और जो ऊँट के लिए वो यहाँ पर 2 की जगह शायद 1 है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरे को कन्फ्यूजन है, तो 1 लाख रुपए ऊँट के लिए। और दुधारू गाय भैंस बकरी ये इनके अकाल मृत्यु हो जाती है तो इस योजना के तहत वो कितने रुपए का बीमा है, 5 लाख रुपए का बीमा राशि है। तो यह पशुपालन से संबंधित इस बजट में जो प्रावधान था उसको अपन ने देख लिया। अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ी सी इसमें वो जो त्रुटि हुई है वो उसको वो सही कर लेते हैं। थोड़ी सी त्रुटि हो रह गई है शायद। एक तो जो टॉफर यानी कि TOFR अपने देखा था, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट राजस्थान, उसमें जो 5 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य था उसमें 1 करोड़ मैंने जो गलती से सार्वजनिक क्षेत्र लिख दिया है, तो 1 करोड़ है वो 1 करोड़ कहाँ पर है, 1 करोड़ तो ओरन क्षेत्र और 1 करोड़ जो पेड़ कहाँ पर लगाए जाएंगे, शहरी क्षेत्र, और 3 करोड़, टोटल 5 करोड़ थे तो 3 करोड़ है वो पेड़ पौधे वो घरों और खेतों में लगाए जाएंगे। तो ये यहाँ पर मैंने सार्वजनिक लिख दिया था तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। और एक जो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना, उसमें मैंने शायद पशुधन नाम नहीं लिखा, तो वो पशुधन क्योंकि ऐसी मनुष्यों के लिए भी है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, लेकिन यहाँ पर जो योजना थी 2012 में वो मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना है। और एक जो महत्वपूर्ण है वो भी साथ में जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के तहत 25.45 वर्ग किलोमीटर की अपने राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। कुल वन क्षेत्र में नहीं, वनाच्छादित क्षेत्रों में भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 25.45 वर्ग किलोमीटर कितनी, और वो कौन से वनाच्छादित क्षेत्र, वनाच्छादित क्षेत्रों में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो 25.45। ध्यान रखना वनाच्छादित क्षेत्र में वो वृद्धि देगी, न कि है वो कुल वन क्षेत्र में, ठीक है। 25.45 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसी के साथ अपन बात करें ई वेस्ट नीति है वो कब आई, तो 2023 में वो ई वेस्ट नीति कृषि एवं जलवायु परिवहन विभाग द्वारा ये चलाई गई ई वेस्ट नीति। क्वेश्चन आ जाए कब आई, तो 2023 में। कौन सा विभाग के द्वारा ये चलाई जा रही, तो कृषि एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। तो ये अपने जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे, डाटा थे और जो भी महत्वपूर्ण योजना थी उसके बारे में ये अपने देख लिया। आज अपना है वो कृषि का जो चैप्टर है सेकंड आर्थिक समीक्षा का,
सेकंड चैप्टर कृषि वो है वो विधिवत रूप से समाप्त होता है। और इसमें वो ज़्यादातर योजना है, फैक्ट है तथा उसको आपको 2-3 बार है वो लिख कर याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। और इसको है वो मतलब इसमें वो क्वेश्चन क्या आता है, या तो योजना से संबंधित आएगा या फिर है वो फैक्ट पूछ लिए जाते हैं कि भाई कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है। कृषि क्षेत्र के भी जो उप क्षेत्र है उसमें अपन ने देखा था कि सबसे ज़्यादा वृद्धि मत्स्य से पशुपालन में है, वृद्धि मत्स्य में है और सबसे ज़्यादा योगदान पशुपालन का है। तो ऐसे वो इसमें से तो अंदर जाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।